Hello guys, this is zoologist AK and I am here to discuss about Dictyostelium discoidum. This Dictyostelium, in this I will discuss about Dictyostelium cell aggregation and differentiation. It is included in developmental biology. So let's begin with me. पहली बात जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि डिक्टोसिलियम को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि ये अमीबास होते हैं एंड इनका जेनेटिक और जो जिनोमिक रिसोर्स है वो हमारे पास अवेलेबल होता है और हम इनकी लेबोरेटरी स्टडी कर सकते हैं। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिक्टोसेलियम है इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म जो होते हैं जो रेगुलेट करते हैं सेल प्रोलिफरेशन लाइक माइग्रेशन, एग्रीगेशन और डिफरेंशिएशन, ये कंजर्व होते हैं डिक्टोसेलियम में, जिसकी वजह से हम डिक्टोसेलियम का एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन सेल बायोलॉजी की स्टडीज़ वगैरह के लिए। दूसरी बात, जो डिक्टोसेलियम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्री लिविंग प्रोटिस्ट होते हैं। फ्री लिविंग प्रोटिस्ट होते हैं। प्रोटिस्ट हमारे जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में इंक्लूड किए जाते हैं और ये अमीबास लाइक होते हैं, बट हम इनको कॉमनली स्लाइम मोल्ड बोलते हैं और इनको स्लाइम मोल्ड में इंक्लूड करते हैं। बट इनकी डिफरेंट स्टेज होती है, एक वेजिटेटिव स्टेट, एक इनकी नॉर्मल जो इनकी सोशल साइकिल वाली होती है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, इनकी डिफरेंट स्टेज होती है। तो जब ये वेजिटेटिव स्टेट में आते हैं तब ये फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी शो करते हैं, तो ये अमीबा की तरह बिहेव करते हैं और ये बैक्टीरिया को कंज्यूम करते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, सोइल में बेसिकली रहते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया को कंज्यूम करते हैं, उस पर फीड करते हैं। अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूँ डिक्टोसेलियम में, तो मेनली क्या होता है, जो हमारे डिक्टोसेलियम होते हैं ये अपनी जो लाइफ है वो एज ए स्पोर बिगिन करते हैं। स्पोर से इनकी लाइफ स्टार्ट होती है। स्पोर रिलीज होते हैं एक मैच्योर फ्रूटिंग बॉडी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं सोरोकार्प। एक सोरोकार्प होती है, एक फ्रूटिंग बॉडी होती है स्लाइम मोल्ड की फ्रूटिंग बॉडी, उसको सोरोकार्प बोलते हैं डिक्टोसेलियम में। उससे हमारे स्पोर जनरेट होते हैं। फिर जब स्पोर हैच हो जाते हैं तो वो हैच कब होते हैं, वो वार्म कंडीशन में और मॉइस्ट कंडीशन में हैच होते हैं, जिसके बाद वो एक नेक्स्ट स्टेज देते हैं जिसको हम बोलते हैं मिक्स अमीबा। ये जो मिक्स अमीबा है ये वेजिटेटिव स्टेट होती है। ये वेजिटेटिव स्टेट होती है डिक्टोस्टेलियम की, जहाँ पे वो फीड करते हैं अमीबा की तरह फेगोसाइटिक एक्टिविटी के थ्रू, किस पे, बैक्टीरिया पे। सोइल में रहते हैं तो बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, बट अगर स्टारवेशन कंडीशन आ जाती है तो वो एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेशन शो करके वो माउंट फॉर्म कर देते हैं स्टारवेशन कंडीशन के बाद। तो ये बेसिकली अलग अलग स्टेज होती हैं जो लाइफ साइकिल में आती हैं डिक्टोसेलियम के। मैं बात कर रही हूँ स्लाइम मोल्ड की, तो जो एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है वो सोइल में मिलता है या कूल फॉरेस्ट में लीव्स के ऊपर मिलता है। अगर मैं वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करूँ तो वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर ये होते हैं सिंगल सेल अमीबा की तरह होते हैं और ये बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, फेगोसाइटिक एक्टिविटी के थ्रू फीड करते हैं। पर जैसे ये डेवलप होते हैं तो ये मल्टी सेलर हो जाते हैं और ये मल्टी सेलर जो सिंगल सेल से मल्टी सेलर वाली स्टेज है वो 24 आवर्स के बाद आती है। ये 24 आवर्स लेते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने में। उसके बाद अगर स्टारवेशन कंडीशन आ जाए तो ये एग्रीगेट हो जाते हैं, और जब स्टारवेशन हो गया तो एग्रीगेट होगी बहुत सारी सेल्स, तो वो एग्रीगेट इतनी ज़्यादा सेल्स एग्रीगेट हो जाती है, लाइक 104 to 105 सेल्स एक साथ एग्रीगेट हो जाती है, माउंट्स फॉर्म कर देती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं कि उनकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्म हो जाती है और वो स्लग की फॉर्मेशन कर देती है, स्लग सेल्स फॉर्म कर देती है। अगर फिर भी फूड नहीं मिलता और फूड अवेलेबल नहीं होता तो ये जो स्लग्स होते हैं, माइग्रेटिंग स्लग्स जो होते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर देते हैं। फ्रूटिंग बॉडी बाय स्पोरुलेशन और कल्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू या स्पोरुलेशन प्रोसेस के थ्रू ये फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेंगे। फ्रूटिंग बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर प्री स्टाल्क वाला पार्ट। वो जो प्री स्टाल्क वाला पार्ट है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एक स्टाल्क वाली की फॉर्म में एक इलोंगेटेड स्टाल्क फॉर्म करता है और फिर वो डेड हो जाता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है जो स्पोर फॉर्म करता है, क्योंकि वो प्री स्पोरिक सेल्स कंसिस्ट करता है तो वो डिफ्रेंशिएट होकर स्पोर फॉर्म कर देता है। उस टाइम पे वो फिर ग्रो करते हैं और अमीबा की तरह बिहेव करते हैं, फीड करते हैं अमीबा की तरह फेगोसाइटिक एक्टिविटी में, और फिर वो मल्टी सेलर में कन्वर्ट होते हैं। फिर अगर स्टारवेशन होती है फिर एग्रीगेशन करते हैं, फिर यही साइकिल इनकी चलती रहती है। समझते हैं कि कैसे सिग्नलिंग होती है सेल एग्रीगेशन के टाइम पे और डिफरेंशिएशन के टाइम पे। तो क्या होता है, हमें पता है कि प्री स्टारवेशन जब कंडीशन आती है तो सेल्स क्या करती हैं, एग्रीगेट करती हैं। तो ये जो प्री स्टारवेशन जो कंडीशन होगी वो कब आएगी, प्री स्टारवेशन कंडीशन ये तब आएगी जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एंड हो जाएगा। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब हमारा मीडियम में सारे फैक्टर्स प्रेजेंट हो, ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह अच्छे से प्रेजेंट है और हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है। पर जब वो मिनिमम होते जाते हैं तो हमारी ग्रोथ स्टॉप होने लगती है और एक स्टैग्नेंट स्टेट आती है।
तो उस टाइम पे जब एंड कर रही होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और प्री स्टारवेशन कंडीशन को सेंस कर लेती हैं सेल्स। कैसे सेंस कर लेती हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ अक्यूमुलेट होता है। क्या अक्यूमुलेट होता है? PSF अक्यूमुलेट होता है जो कि एक प्रिजर्वेशन फैक्टर होता है, और CMF वहाँ पे क्या करता है? अक्यूमुलेट होता है जो कि एक कंडीशनड मीडियम फैक्टर होता है। नाम से ही पता चला कि कंडीशन कर रहा है, और ये मीडियम फैक्टर है जो कि मीडियम में, ग्रोथ मीडियम में प्रेजेंट होता है। इनकी वजह से एक्सप्रेशन जो है किसका? कार ए जीन का, वो क्या हो जाता है? कार ए का जो एक्सप्रेशन है वो ऑन हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है, मतलब वो एक्सप्रेस करने लग जाता है। कार ए क्या होता है? ये जीन है साइक्लिक AMP रिसेप्टर के लिए, जो कि CAR1 रिसेप्टर है। जो CAR1 सेल सरफेस रिसेप्टर होता है साइक्लिक AMP के लिए, ये जो CAR फर्स्ट जो रिसेप्टर है, ये क्या होता है? 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं इसके। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन का मतलब ये है कि जो मेम्ब्रेन है उससे वो 7 टाइम्स गुजरते हैं, और वो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं। ये रोडोप्सिन रिसेप्टर के होमोलॉग होते हैं। रोडोप्सिन रिसेप्टर जो हमारे रेटिना में मिलता है, वहाँ पे उसके होमोलॉग्स होते हैं ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, जो कि कार रिसेप्टर है साइक्लिक AMP के लिए। तो जो एक कार फर्स्ट जो रिसेप्टर है, ये किसके साथ कपल करते हैं? ये G प्रोटीन के साथ कपल करते हैं। जब G सेल जो सेल सरफेस रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं उस टाइम पे G प्रोटीन के साथ ये कपल करते हैं और रोडोप्सिन की तरह अडेप्टेशन शो करते हैं। और जो एडिनाइलेट साइक्लेज एक एंजाइम होता है, वो मेम्ब्रेन में इन्हीं कार जो फर्स्ट रिसेप्टर हैं उन्हीं के थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये स्टिमुलेट किया जाता है। फिर क्या होता है? जो हम एक होता है एका ए, ACAA, एका ए, ये जीन होता है एडिनाइल साइक्लेज के लिए, जो एंजाइम होता है हमारा जो ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारी यहाँ पे प्राइमरी सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स होते हैं जो एग्रीगेशन का काम करते हैं और डेवलपमेंट का काम करते हैं, वो बेसिकली हमारा साइक्लिक AMP होता है। क्यों? क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है कि प्री स्टारवेशन कंडीशन हो रही है, स्लाइम मोल्ड को पता चल जाता है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी PSF की, CMP की, CMF की। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा कार ए का, जिसके लिए डिफरेंट रिसेप्टर्स होंगे, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP यहाँ पे जनरेट होगी, क्योंकि ए जो है वो जीन होता है डिनाइल साइक्लेज के लिए। डिनाइल साइक्लेज जब फॉर्म होगा तो ATP से साइक्लिक AMP फॉर्म होगी, और जैसे ही साइक्लिक AMP फॉर्म होगी तो प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, क्योंकि साइक्लिक AMP ही सिग्नल देती है कि एग्रीगेट हो जाए सेल्स और माउंट फॉर्म कर दे और डेवलपमेंट करें, वो माउंट आगे चल के स्लग फॉर्म करें, माइग्रेटिंग स्लग और नॉन माइग्रेटिंग स्लग फॉर्म करें। माइग्रेटिंग है तो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होंगी, स्पोर्स जनरेट होंगे। तो जो सेल्स होती हैं इस टाइम पे वो केमोटैक्टिक होती हैं। केमोटैक्टिक का मतलब यहाँ पे ये होता है जब केमिकल सिग्नल्स के अगेंस्ट सेल टैक्सिक बिहेवियर शो करती हैं तो उसको केमोटैक्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल्स केमोटैक्टिक होती हैं कैल्शियम के लिए और साइक्लिक AMP के लिए। दो न्यू साइक्लिक AMP यहाँ पे रिसेप्टर्स अपीयर होते हैं एग्रीगेशन के टाइम पे, वो होते हैं साइक्लिक जो CAR2 और CAR3। एक अनदर यहाँ पे रिसेप्टर होता है CAR4। तो जो CAR2 होता है ये एक्सप्रेस्ड करता है एंटीरियर प्रीस्टाल्क सेल्स में एक्सप्रेस करता है, और जो CAR3 होता है ये एक्सप्रेस करता है पोस्टीरियर प्री स्पोर सेल्स में एक्सप्रेस करता है। और ये जो CAR4 होता है ये एसेंशियल रिसेप्टर होता है फॉर नॉर्मल प्रीस्टाल्क एंड स्पोर पैटर्निंग के लिए। पता है डेवलपमेंट के टाइम पे पैटर्न फॉर्मेशन होती है, एंटीरियर पोस्चर एक्सिस फॉर्म होती है, क्योंकि स्लग के टाइम पे एंटीरियर पोस्चर एक्सिस फॉर्म होती है, जिसकी वजह से वो माइग्रेशन कर पाता है, और नहीं माइग्रेट करता तो वो स्टॉक फॉर्म कर देता है, जिसके बाद जो स्टॉक है वो एलोंगेट हो जाता है और डेड हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंटीरियर पोस्चर पैटर्निंग है वो कैसे होती है? जो एंटीरियर 20% स्लग की सेल्स होती हैं वो स्टॉक फॉर्मेशन का काम करती है, और जो पोस्चर 80% सेल्स होती हैं वो स्पोर बनाती हैं। तो जो स्लग है अगर वो माइग्रेट करता है तो वो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है जो बाद में स्पोर जनरेट करती हैं। अगर स्लग माइग्रेट नहीं करता और नहीं माइग्रेट कर पाता तो जो पोस्चर सेल्स है वो स्पोर्म फॉर्म कर देंगी और एंटीरियर सेल्स स्टॉक फॉर्म कर देंगी। फिर आता है यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं DIF। ये आइसोलेट किया जाता है, स्लग से आइसोलेट किया था, और इसमें कुछ डिफ्यूजिंग केमिकल्स आइडेंटिफाई किए गए थे जो डिफ्यूज हो पाते थे वाटर में भी और लिपिड्स में भी। ये इंड्यूस करते हैं स्टार्क सेल्स का डिफरेंशिएशन और एक्सप्रेशन कुछ स्टार्क स्पेसिफिक जीन्स का, जिसकी वजह से स्टार्क की डेवलपमेंट हो पाती है। तो जो DIF होते हैं डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर होते हैं, इनकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो हाईएस्ट होता है पोस्टीरियर एंड पे। जैसे कि हमें पता है कि जो पोस्टीरियर एंड है वो बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है,
है, क्योंकि जो स्पोर है वो मेजर रोल प्ले करता है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में। बाद में वो मल्टी सेलुलर में डेवलप होते हैं और वो अब एक अमीबा लाइक सेल्स में फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से वो फीड करते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर एंड है वो मेजर रोल प्ले करता है, और इस टाइम जो पोस्टीरियर एंड होता है उस पर हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है किस ग्रेडियंट की, किस DIF की, जो एक डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर है, जो डिफरेंशिएट करता है स्टाल्क और स्पोर सेल्स को। रोल क्या होता है DIF का, ये इंड्यूस करता है प्री स्टाल्क सेल्स डिफरेंशिएशन अर्ली माउंट स्टेज में। जब 15 to 20 सेल्स एग्रीगेट होती है उस टाइम पे ये प्री स्टाल्क सेल्स डिफरेंशिएशन करेगा और प्री स्टाल्क सेल्स को माइग्रेट करवाएगा इस पे, टिप पे, क्योंकि जो हमारा स्टाल्क है वो टिप से माइग्रेट होता है, इलोंगेट होता है एंड ऑर्गेनाइज करता है ये एक माइग्रेटिंग स्लग को, क्योंकि जब स्लग माइग्रेट करता है उसी के बाद, माइग्रेशन के बाद ही वो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर पाता है। तो जो DIF होता है हमारा डिफरेंशिएशन इंड्यूसिंग फैक्टर, ये रेगुलेट करता है TTGA बाइंडिंग फैक्टर को। TTGA बाइंडिंग फैक्टर हमारा स्टेट प्रोटीन टाइप का एक फैक्टर्स होता है जो क्या करता है, ये बाइंड करता है डायरेक्ट TTGA रिपीट्स के साथ। जब ये डायरेक्ट TTGA रिपीट्स के साथ बाइंड करेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से हमारे जो प्री स्टाल्क जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो प्रोटीन फॉर्म करेंगे। और ये प्रोसेस माउंट फॉर्मेशन के टाइम पे होती है। माउंट कब फॉर्म होता है, जब स्टार्वेशन कंडीशन आती है और सेल्स एग्रीगेट हो जाती हैं, और ये बेसिकली स्लग के टिप वाले पोर्शन में ही फॉर्म होता है, बाकी पोर्शन में फॉर्म नहीं होता है। और जो TTGA बाइंडिंग फैक्टर है वो बाइंड करेगा इन्वर्टेड TTGA रिपीट से। जब वो इन्वर्टेड से बाइंड करता है तो वो रिप्रेस करता है स्टार्क स्पेसिफिक जीन को, बट अगर वो यहाँ पे डायरेक्ट TTGA रिपीट से बाइंड करता है तो वो एक्टिवेट करता है, जब वो इन्वर्टेड से बाइंड करता है तो वो रिप्रेस करता है। और ये होता है कल्मिनेशन और स्पोरुलेशन वाली स्टेट में, क्योंकि उसको स्पोर फॉर्म करने हैं, ना कि स्टाल्क फॉर्म करना है। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएट करता है स्टाल्क सेल्स में, और हमारी जो स्टाल्क सेल्स और स्पोर सेल्स हैं, क्योंकि स्टाल्क सेल्स यहाँ पे स्टाल्क को डेवलप करेंगी, जिसके बाद वो डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्पोर जो है आगे डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन का काम करेंगी और डेवलप होकर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करेंगी। डिस्कस करते हैं कि साइक्लिक AMP का क्या रोल होता है। तो जो साइक्लिक AMP होती है वो प्रोड्यूस करती रहती है सेल एग्रीगेशन के बाद, और उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो रेगुलेट करती है सेल शॉर्टिंग को, रेगुलेट करती है स्लग माइग्रेशन को, रेगुलेट करती है स्लग की माइग्रेशन करती है, जिसके बाद फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है, मोर्फोजेनेसिस करती है। मोर्फोजेनेसिस करती है किसकी, फ्रूटिंग बॉडी की, मोर्फोजेनेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी बॉडी। जो एडिनाइल लेट साइक्लेज होता है, ACA जो होता है, ACA जो जीन होता है जो एडिनाइल साइक्लेज को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, अगर वो म्यूटेंट है, ACA अगर म्यूटेंट होता है तो जो सेल्स हैं वो डेवलप नहीं कर पाती। और PKA प्रोटीन काइनेज A इसमें मेजर डाउनस्ट्रीम ट्रांसड्यूसर होता है इंट्रासेलुलर साइक्लिक AMP सिग्नलिंग का। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा होता है PKA काइनेज, जो हमारा क्या होता है प्रोटीन काइनेज A, वो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम ट्रांसड्यूसर का काम करता है साइक्लिक AMP की सिग्नलिंग के टाइम पे। तो जो PKA है उसकी 2 सब यूनिट होती हैं, PKAR एंड PKAC। जो R होती है वो रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, क्या होती है हमारी रेगुलेटरी सब यूनिट, किसकी, प्रोटीन काइनेज A की। और ये जो होती है वो होती है कैटालिटिक सब यूनिट, क्या होती है, कैटालिटिक सब यूनिट। ये मेंटेन करती है इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स, जो कैटालिटिक सब यूनिट है वो इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स मेंटेन करती है। तो क्या होता है, जो रेगुलेटरी सब यूनिट है PKA है वो बाइंड कर जाएगी PKC के साथ, जो कि कैटालिटिक सब यूनिट है, और इन एक्टिव कॉम्प्लेक्स को वो मेंटेन करके रखेगी। जो PKAR होती है, रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, वो बाइंड कर जाती है साइक्लिक AMP के साथ और रिलीज करती है एक्टिव क्या रिलीज करती है, एक्टिव PKC कैटालिटिक सब यूनिट जो है प्रोटीन काइनेज A की, उसको रिलीज करती है। अगर म्यूटेंट है प्रेजेंट है, म्यूटेंट वो म्यूटेंट जिसमें जो PKAR जो है वो इनएक्टिव है, या PKAC जो कि कैटालिटिक सब यूनिट है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है, तो वो एसिलेट कर पाती है डेवलपमेंट। अगर ये म्यूटेंट फॉर्म में प्रेजेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव का मतलब होता है कि वो कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेशन की स्टेट में है, किस में है, कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेशन की स्टेट में है, तब भी हमारी जो सेल की डेवलपमेंट है वो हो पाती है। यहाँ पे स्लाइम मोल्ड की हम बात कर रहे हैं, डिक्टोसेलियम की, तो उसमें यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाती है। बट अगर यहाँ पे ACA नल म्यूटेंट है तो यहाँ पे कोई भी साइक्लिक AMP नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो ACA जीन होता है वो एडिनाइल साइक्लेज को इनकोड करता है, और यही एक एंजाइम होता है जो ATP से साइक्लिक AMP जनरेट करता है। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी साइक्लिक AMP फॉर्म नहीं हो पाएगा अगर ACA म्यूटेंट प्रेजेंट है।
बट यहाँ पे मेन पॉइंट जो नोट करने का है वो ये है कि अगर यहाँ पे ACA म्यूटेंट प्रेजेंट है तो कोई साइक्लिक AMP नहीं फॉर्म हो रही, बट अगर यहाँ पे जो PKAC है इसका एक्सप्रेशन नॉर्मली हो रहा है, अगर ये सब यूनिट जो है रिसेप्टर की प्रोटीन काइनेज A रिसेप्टर की कैटालिटिक सब यूनिट अगर नॉर्मली एक्सप्रेस हो पा रही है तो सेल एक्सप्रेस कर पाती है। बस डिफरेंस ये होता है कि ये लो सेल डेंसिटी पे एग्रीगेट नहीं हो पाती, जो यहाँ पे माउंट फॉर्म होता है वो नहीं फॉर्म कर पाती, बल्कि ये एग्रीगेट हो पाती हैं किस पे, हाई सेल डेंसिटीज पे। हाई सेल डेंसिटीज पे ये क्या कर पाती हैं, एग्रीगेट हो पाती हैं। इसीलिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइक्लिक AMP है इसका रोल क्या होता है, इसका केवल और केवल रोल एग्रीगेशन के लिए होता है। और एग्रीगेशन के लिए कहाँ पे, जब सेल लो डेंसिटी में प्रेजेंट होती हैं, सेल किस में होती हैं, लो डेंसिटी में जब प्रेजेंट होती हैं तभी साइक्लिक AMP एग्रीगेशन के लिए नेसेसरी होता है, ना कि साइक्लिक AMP की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ना तो टिप फॉर्मेशन के लिए, ना स्लग माइग्रेशन के लिए, और ना ही प्री स्टाल्क और प्री स्पोर डिफरेंशिएशन के लिए। इन सब के लिए जो हमारा साइक्लिक AMP है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिक्वायरमेंट कब होती है, जब सेल्स बहुत ही कम अमाउंट में, कम डेंसिटी में एग्रीगेट होती हैं, तभी हमारी साइक्लिक AMP जो है वो रिक्वायर होती है। फिर और जो हमारा PKC जो है इसका ओवर एक्सप्रेशन जो है, अगर ये ओवर एक्सप्रेस कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस कर रहा है तो ये साइक्लिक AMP के अगर अपसेंट भी है तो भी उससे हमारे ऑर्गेनिज्म को रेस्क्यू कर सकता है और डेवलपमेंट करवा सकता है सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू। फिर क्या होता है, SGF होता है एक, SGF फर्स्ट होता है जो एक फॉस्फोरिलेटेड पेप्टाइड होता है। इसका मेन फंक्शन होता है इंड्यूस करना प्री स्पोर सेल्स को, ताकि वो क्या कर पाए, इनकैप्सुलेट कर पाए। इनकैप्सुलेट मतलब वो क्या कर पाए, स्पोर कोट फॉर्म कर पाए, स्पोर कोट की फॉर्मेशन कर पाए। ये काम होता है SGF फर्स्ट का। ये एक फॉस्फोरिलेटेड पेप्टाइड है जो इंड्यूस करता है प्री स्पोर सेल्स को, ताकि वो इनकैप्सुलेट कर पाए, स्पोर कोट फॉर्म कर पाए। जो SGF फर्स्ट होता है इसकी जो फॉस्फोरिलेशन है, इसकी फॉस्फोरिलेशन रिक्वायर करती है PKA SGF2 जो कि एक पेप्टाइड है, सिक्रेट किया जाता है प्री स्टाल सेल्स के थ्रू। SGF2 की रिक्वायरमेंट होती है और SGS2 की रिक्वायरमेंट होती है, और SGS2 सिक्रेट किया जाता है बाय PKA प्रोटीन काइनेज A के थ्रू। और जो SGF2 होता है ये एक पेप्टाइड होता है, ये एक पेप्टाइड है, और ये पेप्टाइड कब सिक्रेट किया जाता है, कल्मिनेशन की प्रोसेस के टाइम पे या फिर स्पोरुलेशन की प्रोसेस के टाइम पे। और ये कौन सी सेल्स स्पोरुलेशन की टाइम पे इनको ये सिक्रेट करती हैं, प्री स्टाल्क सेल्स इसको सिक्रेट कर पाती हैं। और जो ये SGF2 होता है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोटीन काइनेज A को, किसमें, प्री स्पोर सेल्स में प्रोटीन काइनेज A को स्टिमुलेट करता है। और जो SGF2 है, SGF2 सिक्रेशन बाय प्री स्टाल सेल्स के थ्रू SGF2 का जो सिक्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, टैग C पे डिपेंड करता है SGF2 का एक्सप्रेशन। एक जो प्री स्टाल स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीएज होता है, ये टैग C क्या होता है, टैग C इज ए प्री स्टाल स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीएज। मेम्ब्रेन है, प्रोटीएज है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और फीडबैक देता है, फीडबैक लूप फॉर्म करता है, दैट इज स्टिमुलेटेड बाय लो लेवल ऑफ एक्सटर्नल SGF2। जो कब स्टिमुलेट होता है, जब जो एक्सटर्नल SGF2 है उसका लेवल क्या होगा, लो होगा। और ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो किसके थ्रू किया जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म DHKA के थ्रू किया जाएगा, जो इनहिबिशन करता है रैग ए का। जो DHKA है वो इनहिबिट करता है रैग ए को और स्टिमुलेट करता है PKA को, PKA प्रोटीन काइनेज A को। जो प्री स्पोर सेल्स होती हैं, प्री स्पोर्स जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिस्पोंड करती हैं SGF2 के अगेंस्ट रिस्पोंड करती हैं, SGF2 के अगेंस्ट किसके थ्रू रिस्पोंड करती हैं, DHKA प्रोटीन के थ्रू रिस्पोंड करती हैं। और DHKA क्या होता है, रिसेप्टर होता है हिस्टिडीन काइनेज का। ये किसका रिसेप्टर होता है, हिस्टिडीन काइनेज का एक रिसेप्टर होता है। और
ये होमोलॉग होता है बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सेंसर हिस्टीडीन काइनेज, और ये इनहिबिट करता है रैग ए को और एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को। इस तरह से हमारी जो प्री स्टाल्क सेल्स हैं और प्री स्पोर सेल्स हैं वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो पाती हैं और डेवलपमेंट कर पाती हैं। चैन और स्कैप ने रिपोर्ट किया था, एविडेंस दिया था कि साइक्लिक डाई 3,5 गानोसाइन मोनोफोस्फेट जो है वो एक मोर्फोजन होता है जो मोर्फोलॉजी क्रिएट करता है, लाइक स्टाल्क और स्पोर सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने में मेजर रोल प्ले करता है। जो डाई ग्वानाइलेट साइक्लेज जीन है DGCA, वो एक्सप्रेस होता है टिप ऑफ द स्लग, जो स्लग फॉर्म होता है जो माइग्रेट करता है उसकी टिप पे ये एक्सप्रेस होता है। अगर DCGA नॉकआउट कर दिया जाता है तो स्लग स्टेज में ही रहता है स्लग, और वो फ्रूटिंग बॉडी नहीं फॉर्म करता, ना ही कोई स्टार्क स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस होता है इन दिस म्यूटेंट्स। तो जो म्यूटेंट फिनोटाइप है वो तभी एक्टिवेट होता है और तभी वो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है जब उसको साइक्लिक डाई ग्वानोसाइन मोनोफोस्फेट दी जाती है। तो इनका मानना था कि जो ये मॉलिक्यूल होता है ये मेजर रोल प्ले करता है स्टार्क सेल्स के डिफरेंशिएशन में। बट हमने जो यहाँ पे पढ़ा वो ये सिग्नलिंग पढ़ी है कि कैसे बेसिकली हमारी प्री स्टार्क सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं फ्रॉम हमारी प्री स्पोर सेल्स। So guys, if you do like my video then please thumbs up, please support me by subscribing my channel, and if you need to ask any questions related to this topic then please comment in the description box given below. Thank you so much for watching my videos.